हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था, उसका री एग्ज़ाम संभावित डेट दिसंबर में होने वाली है। और उसी की श्रृंखला में कल मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था कि आरओ एआरओ को 100 से 120 दिनों में किस तरीके से एक बिगनर बच्चा जो हो या जो तैयारी कर रहे हैं वो उसको कैसे क्रैक करें कि फाइनली इस बार सबका रिजल्ट हो। क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा भी पढ़े होते हैं साथियों, उनके साथ भी क्या होता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा आती है उनको। कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट होने लगता है कि भाई ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये हो जाएगा। और उसी चक्कर में वो सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आप लोगों के पास 2-3 महीने का समय है। अगर अब से भी अगर आप लोगों ने कमर कस लिया और अपने आप को कमरे में अगर आप लोगों ने बंद कर लिया, तो आप देखेंगे कि आरओ एआरओ के पेपर में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। ठीक है। तो विजुअल आईएएस का यही प्रयास है कि आप सभी लोगों को सफल कराया जाए। उसके लिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए मेरे माध्यम से यूपी आरओ एआरओ 2024 का जो री एग्जाम होना है दिसंबर में, उसके लिए मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूं और भी इसमें फैकल्टी रहेंगे। लेकिन आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे आपके इस क्रैश कोर्स को शुरू कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे साथियों, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक कि पीसीएस तक में बने हैं, पिछले 26 वर्षों में बने हैं, आरओ के पीवाईक्यू में बने हुए हैं या आगामी बनने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि इनको नोट डाउन करते हुए इनके सारे टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्सी और क्लियर करते हुए, और उस पे जो पिछले विगत वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे क्या आपको फायदा होने वाला है कि सबसे पहले तो आप क्रैश कोर्स में टॉपिक को कवर करेंगे। जब आप टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद से आपको क्या करेंगे कि जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिससे कि क्या होगा, आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे भी, उसकी इंपॉर्टेंस भी जानेंगे, उसके नोट्स भी आप नोट डाउन करके बनाएंगे, और साथ ही साथ आप उस पे जो आए हुए पीवाईक्यू प्रश्न, चाहे वो आईएएस में क्यों ना आए हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस में क्यों ना आए हो, चाहे वो आरओ में ही क्यों ना आए हो, चाहे वो वनडे में ही क्यों ना आए हो, आप उन सारे को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ करके क्वेश्चन बनाए। आपको मैंने क्या कहा था कि 100% में से 60% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रिपीट होता है। आपने देखा होगा इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कन्वेंशन भारत में कई बार आया, स्टेटमेंट दिया गया था 2 बार आया। तो ये लाइन आपको मैं हूबहू दिखा दूंगा, घटना चक्र में लिखी हुई है एक प्रश्न के व्याख्या में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यही कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यही कहेंगे कि यह रिपीटेड प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहेंगे, रिपीटेड प्रश्न है। अब देखो डायरेक्टली, अब वो बचपन वाला जमाना चला गया कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाते थे। अब इनडायरेक्टली वे में आपसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो घटना चक्र को आपने कितने शानदार तरीके से पढ़ा है। एक विद्यार्थी होता है जो बहुत रटे जा रहा है, बस उसको ये है कि भैया 50 पन्ना आज मुझे पढ़ना है, दिमाग में कुछ भी ना जाए। एक विद्यार्थी वहीं पे है जो कछुए की चाल से कहता है कि मुझे 10 ही पन्ना पढ़ना है, लेकिन इस 10 पन्ने में से मुझे कितना भी पूछ लो, चाहे कहीं से भी पूछ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर पूछ लो, मुझे सारा चीज तैयार है। तो अब बताओ, जो 50 पन्ना पढ़ा, जो 10 पन्ना पढ़ा, इन दोनों में क्या अंतर रहा कि जो 10 पन्ना वाला है इसका सिलेक्शन होगा, 50 वाले का नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लाइब्रेरी में 24-24 घंटे बैठते हैं। तो क्या उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है? ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होता है, कुछ का हो जाता है, उसमें एक्सेप्शन कुछ होते हैं, बट सारों का क्यों नहीं हो जाता है? इसीलिए क्योंकि वो प्रोडक्टिव अपनी स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ऑलरेडी कोई पोस्ट पे काम कर रहा है, पुरुष या महिला, और फिर भी वो सुबह के 3-4 घंटे पढ़ के अगले साल अपनी रैंक को भी सुधार लेता है। तो वो प्रोडक्टिव अपनी स्टडी को देता है। तो उसी प्रोडक्टिव को आपको बनाने के लिए यहां से मैं आपको जो भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। और याद रखिएगा, इसको आप लोगों को अच्छे से बस बार 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 मांजना है, रिवीजन करना है। जैसे आप बर्तन को जितना मांजते उतना चमकता है, उसी तरीके से आपको यहाँ
यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों इसका रिवीजन करना है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि एक ऐसा समय आएगा कि आपका घटना चक्र भी पूरा प्रैक्टिस में खत्म करा दूंगा इसी के साथ साथ हर टॉपिक के लास्ट में। ठीक है, तो प्यारे साथियों प्लीज इस वीडियो को प्यार स्नेह दीजिएगा। अंतिम समय में एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक रणनीति पे वार करने वाली चीज है वो मैं आपको दे रहा हूं, वो कैप्सूल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये मत सोचिएगा इसमें मेरे बहुत बड़े भाई बंधु भाई बहन होंगे जो ये सोचेंगे, हो सकता है मेरे से उम्र में अधिक हो, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या मुझे बता सकता है, लेकिन मैं रियली बताऊं मुझे बहुत अनुभव है, मैंने यूपीपी से 2022 का इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको सारी चीजों को लेकर के चलूंगा। एक बार बस आप विश्वास करिएगा, आपको एग्जाम के बाद मैं आपको यहीं से सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास कोई नोट सब फाड़ करके फेंक दो, कुछ नहीं, बस जितना पढ़ा रहा हूं इतने को नोट डाउन करो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलो, बाकी घर पे जैसे आप अपना पढ़ रहे हो वैसे पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आज ये हमारी पहली क्लास है। थोड़ा सा भाई इतना बड़ा वेटेज मैंने लिया है, इतना बड़ा एक एग्जाम का सिलेबस मैं कवर कराने के लिए चल रहा हूँ, लगभग 1.5 महीने में मैं कवर करा दूंगा ऑल सब्जेक्ट इसमें। ठीक है ना, आरओ एआरओ के, फिर हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल गणेश जी को श्री गणेश करते हैं और अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ बीच बीच में कहीं कमी बेसी हो जाएगी थोड़ी बहुत हमसे भी, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, तो मेरी गलतियों को आप लोग क्षमा करते चलिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखिए पीछे आप सभी लोगों के लिए लिखा हुआ है यूपी आरओ एआरओ 2024 क्रैश कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से ले चल रहे हैं, एंशिएंट भी हम लोग कवर करेंगे, मिडिवल भी कवर करेंगे। पहले मॉडर्न का एरिया ज्यादा होता है इसलिए मॉडर्न को क्या करेंगे यहां से कवर करने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों में और बहुत सारे बुक्स में भी मिथ्या रहती है, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी मिथ्या रहती है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। बहुत सारे किताबों में आपने देखा होगा कि जो ब्रिटिश जो आपके यूरोपीय कंपनियां भारत में आई वहां से शुरू माना जाता है। बहुत सारे किताब में जो मुगल साम्राज्य का पतन, मतलब कि जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था वहां से माना जाता है। मतलब कि औरंगजेब, आपने पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा कि बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, और इसी तरीके से बाबर, फिर आपने देखा होगा और अन्य मुगल बादशाह आते हैं। सबसे अंतिम बादशाह मुगल का अगर हम देखें प्रोडक्टिव मुगल बादशाह तो औरंगजेब होता है। जब यही औरंगजेब 1707 में डेथ कर जाता है, मर जाता है, वहां से उसके बाद से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। यही जो 21 वर्ष होते हैं, इसी 21 वर्षों में मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसका बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि अयोग्य शासक का न होना, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपस में ही भाई भाई को देख करके चलना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहां से लेकर के चलेंगे। ठीक है, हम लोग इसके बाद से आगे वाले क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। यहां पे देखिएगा आपसे एक हेडिंग दी गई है कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, देखिए यहां पे वही बात कही जा रही है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस शताब्दी की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में दे सकता है कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन सी 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मुगल काल में दिखी थी, तो आप कहिएगा पहला तो भाई मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब शासक जो थे वो पहले की शासक की अपेक्षा योग्य नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या होगा, उत्तराधिकार राज्यों की स्थापना। जो उत्तराधिकारी राज्य हैं अब वो क्या करेंगे, जो इनके नवाब हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग जाकर के क्या करेंगे, अपने अपने राज्यों की स्थापना करेंगे। जैसे आपने देखा होगा बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध की स्थापना करेगा सादत अली खां, फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा हैदराबाद की स्थापना करेगा 1724 में कौन, चिनक्लिज खां, जिसको आप निजाम उल मुल्क भी बोलते हैं। मतलब कि अब क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात है कि जब राजा कमजोर पड़ेगा तो भाई हम राजा के अगर अंडर में है और हम योग्य हैं, हम उस पद को सुशोभित कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब राजा हमारा अयोग्य है तो हम अपने आप को निकाल करके किसी एक क्षेत्र में जाके समृद्ध करके वहां का नवाब बन के बैठ जाएंगे। तो यही आपसे हुआ कि उत्तराधिकार राज्यों की स्थापना होगी, अभी आगे आएगा। और तीसरी बात क्या होगी फ्रेंड्स, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होगी। ब्रिटेन वाले जो होंगे, जो यूरोपीय कंपनी में जो आपके ब्रिटेन आया,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अब यह यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कॉलोनियां बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे। याद रखिएगा, किसको, भारत को। और इसी में आप देखेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि यहीं पे जो उत्तर मुगल काल जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए औरंगजेब के पहले वाले को पूर्व मुगल काल, औरंगजेब के बाद के जो 10-12 मुगल आए, मुगल जो बादशाह आए, उनको हम लोग उत्तर मुगल काल बोल देते हैं। कहां से कहां तक, बहादुर शाह प्रथम से लेके जो 1857 की क्रांति तक, लास्ट में बहादुर शाह जफर था, वहां तक। ठीक है, तो याद रखिएगा अब क्या होगा, यहां पे ब्रिटिशर्स एक काम क्या करेंगे, कॉलोनी बनाना शुरू करेंगे, उपनिवेशवाद की स्थापना करेंगे। क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे मुगल बादशाहों को ये क्या करेंगे, पेंशन भोगी बना देंगे। ठीक है, मतलब कि अब उनसे क्या करेंगे, लाभ प्राप्त करने लगेंगे। बंगाल में द्वैध शासन लगा देंगे, जिसमें निजामत का काम कह देंगे कि बंगाल का नवाब करेगा, और जो भाई टैक्सेस हैं वो हम वसूल करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे वो सारी चीजें आएंगी कि किस किस राजाओं के साथ कैसे कैसे इन लोगों ने बेवकूफ बना करके और उनसे यहाँ पे अपने ब्रिटेन की जो कॉलोनी, जो यू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ कॉलोनी बनाना किस तरीके से शुरू किया। तो ये तीन आपको यहाँ पे याद रखना, ये कॉन्सेप्ट था कि भाई ये तीन चीजें हैं, आपके दिमाग में, जहन में होना चाहिए। देखो, पढ़ रहे हो तो सिर्फ फैक्ट 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 मत पढ़ो। फैक्ट पढ़ोगे तो चीजें भूल जाएंगी। आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि भाई मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें क्या ऐसा रीजन था, क्या क्या चीजें और बढ़ी। तो आप कहिएगा कि औरंगजेब के बाद जब भाई जो भी शासक आए वो पतन का कारण बने, क्योंकि अयोग्य थे। और उसमें तीन चीजें हुई मुगल साम्राज्य का, पहली बात तो पतन हुआ, दूसरा उत्तराधिकारी राज्यों की स्थापना हुई अलग अलग, और तीसरा ब्रिटेन को अपनी जो उपनिवेश बनाने में भारत को बहुत आसानी मिल गई। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, जब अयोग्य शासक होगा तो वो आराम से क्या करेंगे, बेवकूफ बना करके अपना उपनिवेश यहाँ पे बना सकते हैं और अपने शासन को चलाएंगे। अभी धीरे धीरे आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से हिस्ट्री आपको समझाऊंगा, आप बोर नहीं होंगे। अब यहां देखिएगा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब भाई क्या हुआ, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है। ठीक है, मान लो कि 1707 में मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के ही 4 पुत्र होते हैं। अब इन्हीं 4 पुत्रों में लेकर के लड़ाई होने लगती है। अब सोचो, यहां तक कि ये भी माना जाता है कि औरंगजेब की लाश जो थी, जो मरने के बाद उसको 1 महीने तक दफनाया भी नहीं गया था। सिर्फ क्यों, क्योंकि उत्तराधिकार चाहिए। अब देख लो, मतलब कि उत्तराधिकार के लिए कि अब हम बादशाह बन जाएं, इसके लिए इन 4 बेटों में खून खराबा होता है। जिसमें अभी आगे आप देखोगे कि 2 मारे जाएंगे, और औरंगजेब के 100 को सोचो, अपने पिता के 100 को 1 महीने तक ही नहीं उन लोगों ने दफनाया। सोचो क्या स्वार्थ, क्या क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में भारत 12 मुगल बादशाह दिल्ली के सिंहासन पे अधिकार जमाए थे। याद रखिएगा कितने, 12। आप बहादुर शाह प्रथम से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक देखोगे तो उसके बीच में क्रम में टोटल लेकर के 12 मुगल बादशाह गद्दी पे बैठे, लेकिन ये 12 के 12 अयोग्य थे। बस बहादुर शाह जो प्रथम गद्दी पे बैठा, उसी के बारे में कुछ अच्छे शब्द हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो इमोशनल था, थोड़ा सा वो कुछ अपने पिता की राहों पे चल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि 52 वर्षों का शासनकाल चला औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल में, जिसमें टोटल कितने, 12 सम्राट गद्दी पे दिल्ली के बैठे थे। ठीक है, और यही 12 के बाद जो बहादुर शाह जफर आपका 1857 की क्रांति में वर्मा रंगून निर्वासित कर दिया जाता, वहीं के बाद से मुगल साम्राज्य एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, वो सब आएगा आगे। अब यहां देखिए, वही बात कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के 5 पुत्र थे। कौन कौन, सुल्तान, अकबर, अकबर वो वाला अकबर नहीं, ठीक ना, ये अकबर द्वितीय का ध्यान रखिएगा, मुअज्जम और आजम और कामबख्श, ये 5 नाम याद रखिएगा। 5 नाम आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, क्योंकि आरओ में क्या होता है कि थोड़ा सा ये आपसे डीप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि औरंगजेब के पुत्र थे, और यहीं से मुगल साम्राज्य का उत्तर मुगल काल शुरू हुआ, और यहीं से पतन भी शुरू होगा। इसलिए ये चारों का नाम याद रखिएगा कि सुल्तान नाम था पहले का, दूसरे का अकबर, तीसरे का मुअज्जम, चौथे का आजम और 5वें का कामबख्श नाम था। अब यह 5 पुत्र जो हुए, इनमें से पहले ही 2 की मृत्यु औरंगजेब के जीवन काल में ही हो गई थी। और याद रखिएगा कि अपने पुत्रों में जो मुअज्जम नाम का पुत्र था, को शाहे आलम
और मोहम्मद आजम नाम का जो पुत्र था उसको शाह अली जाह की उपाधि प्रदान किया था। कौन? याद रखिएगा, औरंगजेब ने। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से अब मुगल काल का पतन शुरू हो रहा है, इसलिए इन पांचों का नाम आपको याद रखना है। पांच पुत्र कौन थे? सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। और याद रखिएगा, दो ऑलरेडी मर चुके थे पहले ही। औरंगजेब का जब जी रहा था तभी उसी के जीवन पर्यंत ही वो मर चुके थे। बाकी जो तीन पुत्र बचे थे उसमें से जो मुअज्जम होगा, यही मुअज्जम अभी आप आगे देखेंगे कि जजऊ का युद्ध जीत करके क्या करेगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से 62 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठेगा। ठीक है ना? तो यह मुअज्जम जो है इसको शाह आलम की उपाधि औरंगजेब ने दिया था, और वहीं पे जो आजम है उसको शाह अली क्या जाह की उपाधि किसने दिया था? तो ये आपके यहाँ पे औरंगजेब ने दिया था। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखिए कुछ आपके लिए पॉइंट। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो 21 प्रांत थे। याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अब आपने जो यह भी पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ है, इसमें आपने 30 से 32 क्वेश्चन देखे होंगे, कथन और कारण के थे, और क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज थे। ठीक ना? तो जो री एग्जाम होता है वो थोड़ा सा उससे भी टफ होता है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 21 प्रांतों में बटा हुआ था। ये स्टेटमेंट, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, जिसमें याद रखिएगा वही मुअज्जम जो इसको शाह अली की उपाधि औरंगजेब दिया होता है, वह काबुल तथा जो आजम गुजरात और जो काम बख्श होता है, बख्श बख्श जो होता है, इसको बीजापुर का सूबेदार ये थे, बनाए गए थे। मतलब औरंगजेब के शासनकाल में इन तीनों का क्या क्या काम था? मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का, और काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। और इन्हीं तीनों में क्या हुआ? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है। ठीक ना? तो अभी आगे की तरफ लड़ाई भी देखेंगे। बाकी तो दो औरंगजेब के जीवन काल में ही डेथ कर गए थे, जो आपके अकबर थे और जो आपके एक और बेटा था। ठीक ना? अब यहां पे ध्यान से रखना कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अब देखो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। अभी मैंने कहानी बताया, मैंने ये भी बताया कि औरंगजेब की लाश को 1 महीने तक दफनाया नहीं गया। अब इसमें क्या होता है, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा मुअज्जम होता है, मुअज्जम जिसको आप अभी आगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानोगे, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे देखोगे, यह अपने दोनों छोटे भाइयों को क्या कहता है कि जो यह 21 प्रांत है इसका विभाजन कर दो, और विभाजन करने के बाद आप क्या करो, बराबर बराबर हम लोग क्या करते हैं चीजों को लेकर के, और क्या करेंगे, 3 बादशाह बन जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, भाइयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और आजम ने तो इसका जवाब देते हुए क्या कहा कि 10 गरीब आदमी एक ही चादर में आराम से सो सकते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं रह सकते। और यहीं पे देखो क्या होता है, लड़ाई होगी। तो अभी जैसे मान लो कि अभी जब आप पढ़ोगे जजऊ का युद्ध 1707 में हुआ, तो आप वहां कहोगे कि अच्छा यार, ये मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम, सर ने तो अभी कहा कि इसके बारे में हम कुछ अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन ये भी तो अपने भाई को मार के गद्दी बैठा। नहीं, उसका वहां वो मजबूर था, क्योंकि उसने देखो यहां पहले ही बोल दिया मुअज्जम कि भैया दोनों भाइयों से कि एक काम करते हैं, 21 प्रांत जो सल्तनत के हैं इनको बांट करके हम लोग राजा की तरह बैठते हैं बराबर में। लेकिन वहीं पे आजम जो कहता है वो क्या कहता है स्टेटमेंट, कि भैया 10 गरीब एक ही चादर में सो सकते हैं, लेकिन एक सल्तनत में 2 बादशाह नहीं हो सकते। ये ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट आपसे इसी तरीके से दे सकता है। ठीक है? आपके लिए पूरा निचोड़ मैं एक तरीके से ये नोट्स तैयार करा रहा हूं, इसको बार 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 आपको बस रिवीजन करना है। अभी आप लास्ट में जब क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू के, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो अब यहां पे क्या होगा भाई, स्वाभाविक सी बात है, अब युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब इस युद्ध में देखिएगा, जजऊ नामक जगह कहां है, आगरा से 20 मील दक्षिण जजऊ में 18 जून 1707 ईस्वी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस आयोग ने कई बार इस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में पूछ लिया है। जजऊ, ठीक है, और भिवांडीवास, इस तरह के युद्धों का नाम देकर के उनको कहता है कि आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो याद रखिएगा, जजऊ का जो युद्ध था ये 18 जून 1707 को होता है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा ये किसके किसके बीच में होगा, तो वही मुअज्जम जो अभी आगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठेगा ये, और इसका जो भाई आजम, वही आजम जो क्या कहा, जब मुअज्जम ने बोला कि सल्तनत को हम लोग बांट के सारे भाई बराबर बराबर में ले लेते हैं, तो जिसने बोला कि 10 गरीब एक चादर में सो सकते हैं
लेकिन एक सल्तनत में दो बादशाह नहीं हो सकते हैं। ये वही आजम और मुअज्जम के बीच जजऊ नामक युद्ध 18 जून 1707 को होता है, जिसमें आजम मारा जाता है और यहीं से मुअज्जम विजय प्राप्त करता है। और यही मुअज्जम क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से 62 वर्ष की अवस्था में अब औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार का गद्दी जो आपका मुगल बादशाह का पद होता है उसको संभालता है। अब यहां पे जो इसका एक और भाई था कामबख्श, क्या वो कामबख्श मान गया क्या? नहीं, वो कामबख्श भी संघर्ष करता रहा, लेकिन वो इसके संघर्ष करने में वो इससे 20 नहीं पड़ा। लेकिन वो भी देखना कि यहां पे हैदराबाद का युद्ध होगा उसमें हार जाएगा। तो ये दो युद्ध मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहां पे जजऊ नामक युद्ध जो हुआ यह 18 जून 1707 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद जो युद्ध होता है मेरे प्यारे साथियों 1709 में होता है। जो 1707 में जजऊ नामक युद्ध होता है यह मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, जिसमें मुअज्जम क्या होता है, विजयी होता है। और यहीं पे विजयी होने के बाद से नोट कर लीजिएगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे अपने आप को सुशोभित करता है। ठीक, अब इसका जो एक और भाई होता है कामबख्श, उसके साथ इसका लड़ाई होता है 1709 में मुअज्जम और कामबख्श के बीच, जिसमें भी मुअज्जम ही क्या होता है, यही बहादुर शाह प्रथम विजयी रहता है। ठीक ना, इसका बचपन का नाम मुअज्जम था। ठीक ना, जब तक ये गद्दी पर नहीं बैठा मुअज्जम मुअज्जम नाम से इसको जानते थे, उसके बाद से जब ये बैठ गया तो अपने आप को भाई और बढ़िया नाम करेगा, तो बहादुर शाह प्रथम रख लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और यही देखिए 1707 में ही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली के तख्ते था उस पे क्या करेगा, बैठेगा। ये आपको यहां से इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी थी। अब आओ थोड़ा सा हम लोग हल्का हल्का क्या करेंगे कि जो अभी हमने देखा कि इन 52 वर्षों में जो 12 सम्राट हुए उनमें से क्या क्या कुछ किसी ने स्पेशल किया, क्या किसी को कुछ उपनाम दिया जाता था, ये सारी चीजें देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक ना, ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है, हम एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। अब देखो वही जो आपका मुअज्जम चाचा थे, जो मुअज्जम चाचा अभी जजऊ नामक और हैदराबाद में अपने दोनों भाइयों को हराए हैं और फिर गद्दी पे बैठ रहे हैं, यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम यहाँ लिखा है। ठीक ना, बहादुर शाह प्रथम लिखा है। इनका काल है 1707 से लेकर के 1712, मतलब कि 5 वर्षों का इनका कार्यकाल है। इस 5 वर्ष में अब ये क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला काम, यह मुगल राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध 65 वर्ष मुगल शासक था। मतलब कि देखो कई किताबों में 62 वर्ष लिखा होगा, कई किताबों में 65 वर्ष। ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन याद रखना अगर आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल बादशाहों में से सबसे अधिक उम्र में कौन गद्दी पे या कौन राज सिंहासन पे बैठा, इस तरीके से भी आरओ में डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कहना कि आपके बहादुर शाह प्रथम, जिसका पुराना नाम मुअज्जम था, यही सबसे अधिक वृद्ध अवस्था में 65 वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इस अब यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से अब राज सिंहासन संभाल लेता है, तो इसके दरबार में कुछ लोग आते हैं। देखो 1711 ईस्वी में जोसुआ फेटेलार के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ध्यान रखना, जोसुआ फेटेलार के नेतृत्व में एक उच्च प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पुर्तगीज यहां पे है, पुर्तगीज महिला कौन, इलियाना को बीवी की फिदवा की उपाधि दी गई थी। याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन यहां पे आरओ में पूछा जा सकता है, बहुत डीप डीप फैक्ट लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना कि बहादुर शाह के दरबार में जो एक उच्च प्रतिनिधि मंडल आया, उसमें जो एक पुर्तगीज महिला थी, उस पुर्तगीज महिला या तो पूछ लेगा कौन सी थी, तो आप कहना इलियाना थी, या तो आपसे पूछेगा कि उसको कौन सी उपाधि बहादुर शाह के प्रथम के द्वारा दी गई, तो आप कहना बीबी व फिदवा की उपाधि उसको दी गई थी। ठीक है ना, किसकी उपाधि, बीबी व फिदवा की उपाधि दी गई थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब के द्वारा लगाए जाने वाले जो जजिया कर की वसूली होगी, उसको क्या करेगा, बहादुर शाह बंद करवा देगा। जजिया कर आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि गैर मुसलमानों से लगने वाला कर था जजिया कर। इसी जजिया कर को क्या हुआ था कि औरंगजेब जो शुरू किया था इसको बंद, इसी जजिया कर को क्या होगा कि
अब यह जो औरंगजेब लागू किया था कि गैर मुसलमानों से एक धार्मिक कर आपको वसूल करना है, इसी को बहादुर शाह प्रथम बंद करा देगा। अब देखो यह बहादुर शाह प्रथम करना क्या चाह रहा है, रीजन समझना। बहादुर शाह प्रथम सबका दिल जीत रहा है। अभी और आगे भी देखिए, सिख में भी आएगा, अभी आगे मेवाड़ के राजा को भी उपाधि देगा, सवाई सिंह को, बहुत सारी चीजें करेगा। मतलब कि ये सबसे मिलजुल करके रहना चाह रहा है। जहां औरंगजेब क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था, वहीं पे यह सबसे मिल करके काम करेगा, और इसीलिए यह एक अच्छा शासक के रूप में उत्तर मुगल काल में गिना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपकी इतने सारे चीजों पे जो कहानियां मैं बता रहा हूं, जो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, जब कहानियों को समझोगे तो फैक्ट्स आपके कैप्सूल की भांति है, आप उसको निगलते चले जाओगे, ठीक है। हिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा। 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो, मराठों से अपना रिश्ता अच्छा करने के लिए क्या करेगा, जो संभाजी होंगे उनको मुगल जो कैद में किए रहते हैं, जो औरंगजेब कैद में इनको किया रहता है, उससे रिहा कर देंगे। मतलब कि यहां मराठों से भी अच्छा बने। इधर आपने देखा कि जो जजिया कर था, इसको भी बंद करवा दिए। तो ये जो एक दो पॉइंट है, ऐसे आपको बहादुर शाह प्रथम करके जजिया कर की समाप्ति, फिर संभाजी को मुगल कैद से स्वतंत्र कर दिया, ठीक ना। ये एक दो पॉइंट आपको लिखते चलना है, क्योंकि ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। अगला काम इन्होंने क्या किया बहादुर शाह प्रथम ने, 10वें गुरु जो गोविंद सिंह आपके होंगे, जो आपके सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इस गुरु गोविंद सिंह के समान बहादुर शाह ने उनकी खिलत और उच्च मनसब उनको क्या किया, प्रदान किया। मतलब कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया कि सिख धर्म को भी सपोर्ट किया, ध्यान रखिएगा। फिर आप देखोगे कि जब यह सिख धर्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि यह क्या कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है। ये नहीं है कि भैया हम मुगल काल हैं तो सिर्फ हम क्या करेंगे, मुगलों या मुस्लिमों से ही अपनी दोस्ती करेंगे। ये सबसे दोस्ती करता है, इसीलिए इसको एक अच्छा शासक माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब यहां देखिएगा, एक इतिहासकार होता है खफी खां, याद रखिएगा। इसके दरबार में एक इतिहासकार, आपने पढ़ा होगा कि जो भी राजा हुए, जो भी नवाब हुए, जो भी सम्राट हुए, उनके दरबार में एक इतिहासकार हुआ करते थे। और यह भी याद रखिएगा कि वो इतिहासकारों का काम ही यही था, चापलूसी करना राजा की। क्यों, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। चापलूसी वो क्यों करते थे, क्योंकि उनका रीजन ये था कि मान लो जब वो अपने बादशाह का ही चापलूसी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको जो धन मिलेगा, जो उनको कहीं ना कहीं भूमि अनुदान मिलेगा, ये सारी चीजें उनको नहीं मिल पाएंगी। तो वो जो भी जिस राजा के दरबारी कवि कहो या इतिहासकार कहो, वो जिस राजा के समय में रहे, उस राजा के बारे में हमेशा बड़ाई लिखे हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसे खफी खा यहाँ पे जो इतिहासकार है बहादुर शाह प्रथम के दरबार का इतिहासकार, ये क्या कहता है कि बताइए, बादशाह जो है वो राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि उसे साहे बेखबर के नाम से कहा जाता है। और कई बार आपसे यहाँ पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे बहादुर शाह प्रथम। यहाँ पे आपको बहादुर शाह द्वितीय भी दे देगा, तो बहादुर शाह द्वितीय प्रथम, कंफ्यूज मत होना। प्रथम मतलब वही मुअज्जम, ठीक है, जो पहला शासक औरंगजेब का पुत्र बनेगा उत्तर मुगल काल का। और बहादुर शाह जफर, उसी को बहादुर शाह द्वितीय कहते थे, जो सबसे अंतिम होगा, जो 1857 की क्रांति में रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपसे अगर पूछे साहेब बेखबर, मतलब कि हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि वो साम्राज्य से बेखबर है, इसीलिए इसको कौन सा इतिहासकार, खफी खान के द्वारा इसको साहेब बेखबर अपने किताब में लिखा गया, बोला गया, तब से इसको साहेब बेखबर बोल दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। अब जब बहादुर शाह का, भाई स्वाभाविक सी बात है कि 65 वर्ष का वो था। तो जब 65 वर्ष का था तो लगभग उसने 5 वर्ष तक शासन किया, 1707 से 12 तक। अब इन 5 वर्षों में वो 70 के करीब पहुंच गया। अब वह भी मृत्यु के कगार पे पहुंचने वाला था। अब इस बहादुर शाह के जो भी पुत्र होंगे, उनमें क्या हो गई, लड़ाई मच गई कि हम उत्तराधिकार संभालेंगे, हम उत्तराधिकार संभालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये बहादुर शाह के बच्चों का नाम नहीं याद रखना है, औरंगजेब वाला याद रखना था, वहां इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये बहादुर शाह वाला नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं। बस ये जानना कि इसमें भी क्या हुआ, लड़ाई छिड़ी। और फिर याद रखना कि अब इसी मुगल काल में कुछ दल थे,
उस दल में याद रखना 4 प्रमुख खेमे में बटा हुआ था मुगल काल का दरबार। एक तुरानी दल था, दूसरा ईरानी दल था, तीसरा अफगानी दल था और चौथा हिंदुस्तानी दल था। अब दल क्या करेंगे, आपस में राजनीति कर करके क्या करेंगे, एक दूसरे को उत्तराधिकार के गद्दी पे बैठाने का प्रयास करेंगे। इसी में अभी आप हिंदुस्तानी गुट में आएंगे तो देखेंगे सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां को, ये सैयद बंधु क्या करते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। लगभग 4 से 5 बीच में अभी सम्राट को बैठाएंगे गद्दी पे, ठीक ना। तो अभी सब आगे आने वाला है, वहां देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो अब ये देखना बहादुर शाह प्रथम के बाद से 4 ये भागों में मुगल काल बटा हुआ था। अब इन चारों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप होना शुरू हो जाएगा, किसमें, सम्राट या बोलो या मुगल बादशाह को गद्दी पे बैठाने के लिए। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, यह किसी और के साथ, यह किसी और साथ, यह किसी और साथ, यह किसी और साथ, अब वहां पे काट मार होगा ही, लड़ाई होगा ही, जो जीतेगा वो बन गया, ठीक ना। अब यहां देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना कि तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में समझना है कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे। तो यहाँ देखना आप, जो प्रथम 3 तुरानी, अफगानी और ईरान, मध्य एशिया ईरानी एवं अफगान सैनिकों के क्या थे, ये वंशज थे। एग्जाम में नहीं आएगा, बस जानकारी के लिए ध्यान लेना। तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे, जबकि ईरानी अधिकतर क्या थे, सिया मत के थे। आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म में 2 भागों में बटा होता है, एक सिया एक सुन्नी। तो जो आपके यहाँ पे तुरानी और अफगानी होंगे यह सुन्नी मत के थे, और वहीं पे आप देखेंगे कि जो आपके ईरानी होंगे यह सिया मत के माने जाएंगे। तो ये एक बेसिक आपको थोड़ा सा जानना था, जो जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, ताकि आप एलिमिनेट कर सको। अब यहाँ देखो, वही जो ईरानी दल, जो सिया ईरानी, अभी आपने क्या देखा कि इसमें सिया मुस्लिम ज्यादा थे। यही ईरानी दल में असद खान और उसके बेटे जुल्फिकार खान जैसे सरदार क्या थे, प्रमुख थे। ये बस आपको एक मोटा मोटा जानकारी के लिए हमने यहाँ पे दिया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी में कौन कौन था, ठीक ना। अच्छा, हिंदुस्तानी में देखो कौन होंगे, हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर के बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल के नेता कौन कौन होंगे, पहला नाम सैयद बंधु, याद रखना इस सैयद बंधु में 2 भाई होंगे, और 2 भाई ये तो थे ही थे, और साथ ही साथ राजपूत, जाट, हिंदू जमींदारों का समर्थन भी इनको क्या था, प्राप्त था। तो इसीलिए ये जो हिंदुस्तानी दल वाले हैं, इनको ये सैयद बंधु जो अभी मैंने नाम बताया, 2 भाई थे, इनको किंग मेकर की भी भूमिका आगे दी जाएगी, क्योंकि यह अपने समय में राजनीति में हस्तक्षेप करके लगभग 4 मुगल सम्राटों को गद्दी पे बैठाते हैं। भले ही वो अल्पकाल के लिए बैठे, 6 महीने के लिए बैठे या 1 साल के लिए बैठे, लेकिन उनको बैठाते हैं, इसीलिए इनको किंग मेकर जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के बाद आपने देखा मेरे प्यारे साथियों कि अब बहादुर शाह प्रथम को भी लेकर के जब इसकी मृत्यु हो गई होती है तो इसके पुत्रों में लड़ाई होती है। तो अब जो इसका जहांदार शाह, याद रखिएगा यह जहांदार शाह, इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं बेटा भी था और इसको दामाद भी था बहादुर शाह प्रथम का, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यह जहांदार शाह क्या करेगा, जब बहादुर शाह प्रथम डेथ कर जाएगा तो 1712 से 1713 1 वर्ष के लिए यह गद्दी पे बैठेगा। आइए देखते हैं क्या यह कुछ काम करता है या नहीं करता है। अब देखो 1 1 वर्ष में ये क्या काम कर पाएंगे। तो अब यहां देखिएगा, जहांदार शाह ने अपने भाइयों की हत्या कर मुगल शासन प्राप्त किया। ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, कि भाई किसने किसकी हत्या की, वो जो पहला था वही बस पूछा जाएगा। यहां देखना मेरे प्यारे साथियों कि जहांदार शाह को यहां पे सिंहासन प्राप्त कराने में कौन यहां पे मुख्य भूमिका अपनाता है, याद रखना जो जुल्फिकार खां होता है, यही जुल्फिकार खां जहांदार शाह को गद्दी पे बैठाने का काम करता है। और यहां पे आपने देखा था कि जुल्फिकार खां इस ईरानी दल का सदस्य था। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो मुगल जो परिवेश था वो 4 भागों में बटा हुआ था, उसी में जो ईरानी दल का एक जुल्फिकार खां था, अब यह जुल्फिकार खां का प्रभुत्व बढ़ेगा और यह जहांदार शाह को सपोर्ट करके गद्दी पे बैठाएगा। किसको, जहांदार शाह को, जो 1 वर्ष के लिए गद्दी पे बैठेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे यही जो जहांदार शाह है, ऐसा माना जाता है कि इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम क्या था, लाल कुंवर, लाल कुंवर या लाल कुंवारी भी कई जगहों पे किताबों में लिखा होता है, ठीक है। यह इसी के प्रेम में इतना पगलाया था कि यह राजपाट पे ध्यान ही नहीं देता था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके ऊपर उसकी प्रेमिका का प्रभुत्व बहुत ज्यादा
चढ़ा हुआ था या स्थापित था, आप कहिएगा जहांदार शाह, जो कि उसकी प्रेमिका का नाम लाल कुंवर था या लाल कुंवारी था। यही उसकी प्रेमिका थी जिसके लिए वो काफी पगलाया हुआ था, याद रखना। अब यही जहांदार शाह भी कुछ अच्छा काम करेगा, आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि भी देगा और उनको मालवा का क्या कर देगा, सूबेदार बना देगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहां से इंपॉर्टेंट करनी है। यह जब 2 पॉइंट आपको लिख लेना है कि भाई जहांदार शाह के काल में क्या हुआ, लाल कुंवर नामक एक प्रेमिका का उस पर प्रभुत्व था। दूसरी चीज इसने क्या किया, अच्छा काम करने के लिए जो आमेर के राजा होंगे, किससे, सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि देगा और इनको मालवा का क्या कर देगा, सूबेदार बना देगा। और फिर याद रखिएगा, जहांदार शाह के शासनकाल में एक कहावत क्या कहा जाता था कि उल्लू के घोंसले में, उल्लू बाज के घोंसले में रहता है तथा कोयल की जगह कौवे ने ले ली है। अब सोचो, मतलब क्या समझ रहे हो, कह रहा है कि जो उल्लू है वह बाज के घोंसले में रह रहा है और कौवे ने कोयल की जगह ले ली है। मतलब कि इससे क्या कहना चाह रहा है, इसको मूर्ख बनाना चाह रहा है। याद रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, मे बी, तो आप इसको एक बार पढ़े रहोगे तो कर लोगे, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ देखते हैं। कभी आप मान लो बाय द वे एस्से वगैरह अगर लिखते हो तो एस्से में अगर कुछ इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, कुछ आपको कनेक्ट करना हो तो आप इस चीजों का प्रयोग कर सकते हो वहां पे भी, ठीक है। चलो अब यहां देखना अब क्या होगा कि अब यही जहांदार शाह 1 साल तक रहेगा, हट गया जहांदार शाह। इसने क्या क्या 2-3 काम किया, अब लाल कुंवर, और फिर इसने देखा कि मिर्जा जो सवाई मिर्जा सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दिया, ये 2 काम करता है। अब क्या होगा, फिर इसको भी, अभी मैंने क्या कहा शुरू में कि जो 4 दल बटे हुए थे इनका प्रभुत्व बढ़ गया। अब इनमें राजनीति कर करके एक दूसरे को उत्तराधिकार का मतलब बादशाह बनाया जाना शुरू किया गया। अब अजीमुस्सान का पुत्र एक होगा, कौन, फर्रुखसियर। यह हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या करेगा, जहांदार शाह को मरवा देगा। और फिर यह क्या होगा, यही जो फर्रुखसियर है यह अब गद्दी पे बैठेगा और इसका काल होगा फर्रुखसियर का, मेरे प्यारे साथियों, 1713 से 1719 का काल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 1713 से 1719 अब फर्रुखसियर जब काम करेगा तो अब यहां देखिएगा यह किसकी सहायता से बैठा, बस कौन किसकी सहायता से बैठ रहा है ये नाम ध्यान में रखना है, और उसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया ये आपको ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा आपको यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो देखो, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को, सबसे पहला ये शासक फर्रुखसियर था जिसको सैयद बंधुओं ने गद्दी पे बैठाया। सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे को सम्मानित करने के लिए फर्रुखसियर ने क्या किया, अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर का पद दे दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नियुक्त कर दिया। मतलब कि सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए कि भैया जो सैयद बंधु थे, जो हिंदुस्तानी दल के थे, जिनके वंशज, हिंदुस्तानी दल कौन थे, जिनके वंशज पहले से आकर के अभी भारत में बस गए थे और अपने आप को हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिए थे, उनको हिंदुस्तानी क्या बोला था, दल बोला जाता था, उसी के सैयद बंधु थे। और सैयद बंधु में कौन 2 भाई थे, नाम बताइएगा अगर आपसे पूछे तो, अब्दुल्ला खां और कौन था, हुसैन अली। यह अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को अब क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि जहांदार शाह को मरवा के फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठाया है तो फर्रुखसियर क्या कहेगा, आओ भाई हम तुमको सम्मान देते हैं, तुमको पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो उसी में जो अब्दुल्ला खां होता है उसको अपना वजीर बनाएगा फर्रुखसियर, और मीर बख्शी को क्या करे, सॉरी, हुसैन अली जो दूसरा भाई होता है उसको मीर बख्शी बनाएगा। ये याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखिएगा वंधु, वंधु होगा, थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हो गई चीजें, लेकिन हम लोग सुधार लेंगे चीजों को। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीजें थी जो आपको यहाँ से जाननी थी, जो फालतू की चीजें होंगी वो हम लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट करते चलेंगे। अब सैयद बंधु के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे इनके बारे में क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां उत्तरोत्तर मुगल काल में सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, और आपको यह भी पता है कि ये हिंदुस्तानी दल के सदस्य थे, और यह भी पता है कि हिंदुस्तानी दल कहां से बना था, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब चलेंगे तब आपसे स्टेटमेंट एग्जाम में एग्जाम दे देगा, आप मजे से करके आओगे एग्जाम को, ठीक ना। अब पता चले कि सब रट लिए सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के थे, अब हिंदुस्तानी दल आया कहां से भाई, क्या था ये। तो जब आपको पता है कि भाई ये कुछ दूसरे लोग हैं जो भारत में आकर के बस गए, हिंदू लोग ही, और फिर अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिए, वो हिंदुस्तानी दल कहला गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को यहाँ पे लेके चलना है। तो सैयद बंधु में 2 भाई थे, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां।
याद रखिएगा इन्हीं को हम लोग सैयद बंधु बोलते थे। दोनों लोगों को ही याद रखिएगा मुगल दरबार में किंग मेकर की भी संज्ञा इन्हीं सैयद बंधुओं को दी जाती थी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किंग मेकर की संज्ञा तो इन्हीं सैयद बंधुओं को दी जाती थी। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो कि पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, कि जब यह 4 से 5 राजाओं को गद्दी पे बैठाए उत्तर मुगल काल के मुगल बादशाहों को, तो इनका काल भी पूछ लेगा। तो 1733 से याद रखिएगा बंग युग कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे 1700 किसने 1720 से 33 की बात कर रहा है तक के काल को सैयद बंधु का युग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सैयद बंधु का युग मतलब कि इन 3-4 सालों में इन लोगों ने लगभग 4-5 राजा बना दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इन्होंने किन किन राजाओं को गद्दी पे बैठाया। तो पहला तो फर्रुख सियर, पहला तो आपका फर्रुख सियर। दूसरा इसी में एक आपका मुगल बादशाह आएगा कुछ समय के लिए, रफी उद्दरजात। फिर एक आएगा रफी उदौला और आपका जो मोहम्मद शाह रंगीला। मतलब कि इन 4 को सैयद बंधुओं ने क्या किया था, गद्दी पे बैठाया था। हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां जो सैयद बंधु थे, इनको किंग मेकर बोला जाता था। इन्होंने किन 4 राजाओं को गद्दी पे बैठाया, आप कहिएगा फर्रुख सियर, दूसरा रफी उदरजात, तीसरा रफी उदौला और चौथा मोहम्मद शाह रंगीला। ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसके समय में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का क्या होगा, आक्रमण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि बाद में अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो आपने देखा है कि अगर जैसे मान लो कभी भाजपा की सरकार आती है तो लगातार 2-3 वर्ष रह गई, तो क्या ऐसा आपको लगता है क्या कि भाजपा ही की सरकार रहेगी? नहीं, हो सकता है कोई अन्य सरकार फिर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बदलाव जरूरी होता है। उसी तरीके से अब ये सैयद बंधु का जो यहाँ पे राजनीति में हस्तक्षेप करना था, ये चरम स्थिति पे अपने आप पे पहुंच गया था। अब यह राजनीति के शिकार होंगे, अब इनको मार दिया जाएगा, फिर किसी और का प्रभुत्व आ जाएगा। तो वही देखिएगा, बाद में दोनों दरबारी राजनीति का शिकार हो गए, जिसमें हुसैन अली खां की हत्या एक हैदर खां द्वारा कर दी जाती है और अब्दुल्ला खां को विष देकर के मार डाला जाता है। क्योंकि भाई जब तुम ही लोग किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हो, तुम ही 4 राजा, कौन कौन, फर्रुख सियर, रफी उदरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह, इन 4 को गद्दी बैठा दिए, तो हम लोग यहाँ क्या बैठ के झक मारेंगे? इसीलिए राजनीति के शिकार होते हैं। और हुसैन अली खां की हत्या हैदर खां के द्वारा कर दी जाती है और अब्दुल्ला खां को विष देकर के मार दिया जाता है। यहीं पे सैयद बंधु समाप्त हो गए और यहां से अब आप देखेंगे कि दूसरे गुट का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को, इतिहास में क्या है कि चीजों को आपको कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे कैसे क्या क्रोनोलॉजी बन रही है, ये आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको फैक्ट को बार बार रिवीजन करना है। मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके से आप कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट की आपके पास भरमार हो जाएगी। कॉन्सेप्ट जो आपकी भूमिका को बनाएगा, जो आपको एलिमिनेट करने में एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेगा, और फैक्ट आपको क्या करेगा, एक तरीके से नंबर गेन कराएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो इस एग्जाम में फैक्ट की भी भूमिका होती है। अब यहां हो गया। अब देखना, ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें हो गई, अब यहाँ पे आपका फर्रुख सियर अभी बैठा हुआ था। अब फर्रुख सियर के बाद से बीच में 1-2 वर्षों के लिए रफी उदरजात, रफी उद्दौला आएंगे। इनका कोई काली इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बस ये नाम मात्र के मुगल बादशाह में बैठे थे। ठीक ना, तो बस इतना ही आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है। अब आप आएंगे मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। 1719 से 1748 तक इसका काल होगा। यह थोड़ा इसका काल लंबा होगा, यह थोड़ा कुछ क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन इसी के समय में आप देखिएगा कि 2 फारस के आक्रमण हो जाएंगे प्रमुख, जैसे नादिर शाह, और फिर उसी नादिर शाह का सेनापति बाद में आके अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आक्रमण कर जाएगा। और यहीं से आप देखेंगे कि मुगल बादशाह जो होंगे एकदम खोखला हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत भी इनके पास था वो भी सारी चीजें चली जाएंगी। शाहजहां का तख्ते ताउस वगैरह ये सारी चीजें यहीं से नादिर शाह टांग ले जाता है। अब देखो आओ मोहम्मद शाह में, ठीक है, अब इस मोहम्मद शाह का काल देखना 1719 से 1748। इसमें आओ देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखना, रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका काल भी लंबा है और इसके काल में 2 प्रमुख आक्रमण हुए थे। तो आपसे पूछ लेगा कि मोहम्मद शाह का पहले का नाम क्या था, तो आप कहिएगा रोशन अख्तर। रोशन अख्तर, ये नाम जरूर आपको नोट डाउन करना है कि मोहम्मद शाह का
पहला नाम क्या था? रोशन अख्तर। इसने अपने आप को जब गद्दी पे बैठाया तो मोहम्मद शाह के नाम पे अपने आप को गद्दी पे बैठाया, ठीक है। और कौन बैठाया? तो किंग मेकर की भूमिका जो निभा रहे थे सैयद बंधु, वो बैठाए, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजाम मुल्क, याद रखिएगा, निजाम मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। अरे वही 1722, याद रखिएगा, वही निजामुल मुल्क। कौन? चिनक्लिज खां। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि यही जो सैयद बंधु थे राजनीति का शिकार हुए कि भैया अब यही राजा बनाएंगे तो हम लोग क्या बैठ के झक मारेंगे। तो आपने देखा अब्दुल्ला खां को विष दे दिया गया और वहीं पे हुसैन अली को कौन? यहाँ पे हैदर खां के द्वारा मार दिया गया। ये आपने इतना सारी चीजें देखा। अब यहाँ पे देखना कि इसी मोहम्मद शाह में क्या कुछ और काम होता है। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनक्लिज खां अथवा निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया था, जो वही चिनक्लिज खां बनेगा, जो ईरानी दल का था, जो अभी जाकर के हैदराबाद की स्वतंत्र स्थापना करेगा 1724 में। इसको क्या करता है मोहम्मद शाह? अपना वजीर बनाता है। लेकिन यह बहुत इसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, दरबार में बहुत झगड़ा हो रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही होती हैं। इस राजनीति का ये शिकार नहीं होना चाहता है, इसीलिए यह चिनक्लिज खां, इसी को निजाम उल मुल्क भी बोलते थे, याद रखिएगा, यह अब 1724 में क्या करेगा? बादशाह के संकालु स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों, षड्यंत्रों से तंग आकर के वजीर का पद छोड़ करके दक्कन वापस चला जाएगा। और याद रखिएगा यही वही दक्कन में 1724 में चिनक्लिज खां क्या करेगा? स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की क्या करेगा? स्थापना करेगा और कहेगा यहीं शांति से पड़े रहो, यहीं एक राज्य को संभालो, वहां षड्यंत्र से राजनीति से तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे बैठे रहो और चैन से अपना राजपाट राजा की तरह चलाते रहो। भले हम राजा नहीं है लेकिन यहाँ के मेन तो प्रमुख तो है, आराम से अपने राज्य में काम करते रहो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसी अब देखना, अभी आपने शुरू में देखा था कि जब मुगल साम्राज्य का उत्तर मुगल काल आया तो उसमें क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उसमें आपने देखा कि कुछ राज्यों का स्वतंत्र उदय हुआ। तो उसी में देखिएगा जो आपका अभी यहीं पे 1724 में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन कर रहा है? चिनक्लिज खां किया, मोहम्मद शाह के समय में। इसी मोहम्मद का शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शीद कुली खां क्या करेगा? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करेगा, मुर्शीद कुली खां। अवध राज्य की स्थापना कौन करेगा? सादत खां। हैदराबाद की स्थापना कौन करेगा? निजामुल मुल्क। भरतपुर तथा मथुरा, याद रखिएगा, मथुरा की स्थापना कौन करेगा? आपके बदन सिंह करेंगे। तथा गंगा यमुना के द्वाब में कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि कौन कौन ने किस किस राज्य की स्वतंत्र स्थापना की। तो याद रखिएगा अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि बहादुर शाह से लेकर के जहांदार शाह फर्रुखसियर तक आपने देखा कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि जो उत्तराधिकारी राज्य थे वो स्वतंत्र हो जाए। लेकिन इस मोहम्मद शाह के समय में स्वतंत्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी के समय में पूरा मुगल का पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण होगा, सबको लूटपाट देगा, बहुत सारे हत्याएं कर देगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो अब यहीं पे क्या होगा कि यहाँ पे हैदराबाद की स्थापना चिनक्लिज खां, जिसको निजामुल मुल्क कहेंगे, वो करेगा जाकर के। और यहीं पे बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां, अवध की सादत खां, हैदराबाद की निजामुल मुल्क, भरतपुर तथा मथुरा के बदन सिंह करेंगे। गंगा यमुना के द्वाब में कटेहर रुहेलों के द्वारा इसको राज्य बनाया जाएगा। और फर्रुखाबाद के को बंगस नवाबों के द्वारा अपनी क्या की जाएगी? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करके एक एक राज्य की स्थापना कर ली जाएगी। ये सारे राज्यों का नाम आपको यहाँ पे जानना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अभी आपने क्या देखा था कि जब औरंगजेब, क्रोनोलॉजी बना लो दिमाग में, जब औरंगजेब जजिया कर को शुरू किया था तो आपने देखा था कि जो उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि बीच के कोई नवाब शुरू कर देते हैं, उसी को हम मोहम्मद शाह, जो इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी हम लोग बोल देते हैं, यह फिर उस जजिया कर को क्या कर देता है? अंतिम रूप से एकदम खत्म कर देता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। याद रखिएगा। अब देखो अभी आपने देखा 1719 से 1748 तक इस मोहम्मद शाह का काल लगता है। इसी के बीच में एक इसके काल का एक इसको झटका देने के लिए एक दिक्कत आ जाती है, जो कि नादिर शाह का आक्रमण, और वो होता है कब? 1739 में। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह ने पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया था।
नादिर शाह पूरे दिल्ली को क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। सादत खां को भेजा गया था कि जाओ नादिर शाह से करनाल का जो युद्ध, करनाल तक जब वो पहुंचा तो यहाँ पे कहा गया सादत खां से कि जाओ एक बार बात करके आओ, समझा करके आओ चीजों को। लेकिन यही सादत खां 20 करोड़ रुपया के लिए क्या कर देता है, नादिर शाह को चढ़ा देता है, अरे साहब दिल्ली में जाइए, आप यहीं से पैसा लेके लौटिए मत, यहीं से मत लौटिए, जब आप दिल्ली में जाएंगे देखेंगे बहुत सारा पैसा हीरा है। और यही नादिर शाह को लालच आता है और जाता है दिल्ली में, जितने लोग होते हैं 20-25 हजार लोगों को मार देता है। ऐसा कहा जाता है, कई किताबों में लिखा भी है कि खून की नदियां बह रही थी, जैसे पानी बहता है वैसे खून की नदियां बह रही थी। और यहीं से नादिर शाह शाहजहां का तख्ते ताउस, जो कि शाहजहां का तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यही मोहम्मद शाह रंगीला होता है, यही अंतिम बैठता है उस पे। इस शाहजहां के तख्ते ताउस को, जो उसके कोहिनूर हीरा होता है, सबको अपने देश फारस लेके चला जाता है। और फिर इन्हीं इसी के काल में 1748 में बेचारे के काल में ही क्या होगा, इसका जो नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली होगा वो भी आक्रमण कर देगा। मतलब कि दो दो आक्रमण इस बेचारे को झेलना पड़ा, ठीक है। लेकिन बहुत पेशेंस वाला इंसान था ये। अब आओ आगे देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738-39 के बीच क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया। दूसरी बात, 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध, याद रखिएगा करनाल का युद्ध भी आपसे क्रोनोलॉजिकल टर्म्स में, जैसे हमने आपसे क्या कहा जजाऊ का युद्ध, तो उसी तरह से करनाल का भी युद्ध दे देगा। तो करनाल का युद्ध बस यही ध्यान रखिएगा कि नादिर शाह के आक्रमण से कोरिलेट करता है, मतलब 1738-39 में वो आया, उसी के पहले उसी में हुआ था, और वहीं से उसको लौटने की बात हो रही थी, लेकिन वो सादत खां के चढ़ाने से इधर चला आया, ठीक है। अब यहाँ क्या होती है, 1739 में करनाल का युद्ध होता है, यही मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। फिर भी निजाम मुल्क ने 50 लाख रुपए हरजाना के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए क्या कर दिया था, सहमत कर दिया था। कौन निजाम उल मुल्क, वही निजाम उल मुल्क जिसको मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था, अपने वजीर के पद पे बैठाया था। लेकिन यहाँ शहादत खां क्या कर देता है, गद्दारी कर देता है, वही चढ़ा देता है पैसे के लालच में। एट द लास्ट शहादत खां को भी क्या करता हो, विष खा करके मरना पड़ता है। यहाँ पे तो थोड़ा उसके बारे में अच्छी बात की गई है, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि शहादत खां सिर्फ पैसे का लोभी की वजह से क्या हो जाता है वहां पे, कि नादिर शाह टाई अप कर लेता है सपोर्ट के लिए, और फिर एट द लास्ट अपने आप को विष खा करके उसको मारना पड़ जाता है। तो याद रखिएगा पैसा कहीं नहीं जाता है, यहीं कहीं रह जाता है। तो आज के समय में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को मारते पीटते हैं, भाइयों बहनों में झगड़ा करते हैं, धन के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, कुछ नहीं जाएगा, सब वहीं कहीं रह जाएगा। आपके साथ बस आपका कर्म जाएगा, जो आप कर्म करेंगे, तो कर्म अच्छे करिए, आप हमेशा प्रसन्न रहिए, प्रेजेंट में जीजिए, ठीक है ना। आपको ज्यादा धन का लालच नहीं करना है, आपके अंदर काबिलियत है तो आप उससे ज्यादा आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद और निजाम को बंदी बना ले तथा राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाने प्राप्त करे जा करके। देखो अभी मैं जो कहानी बताया, मतलब कि निजामुल मुल्क यहाँ पे हरजाना देने को भी तैयार हुआ कि चलो भाई नादिर शाह, करनाल का युद्ध जो 1739 में तुम किए हो, ठीक है, तुम्हारा जितना हरजाना है सब हम भर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सादत खां जो अवध का स्वतंत्र, अवध का राज्य का स्थापना करता है, वही सादत खां चढ़ा देता है कि नहीं, आप इन दोनों को वो क्या करिए, गिरफ्त में लीजिए और दिल्ली पहुंचे, वहां खजाना बहुत है। अब यहीं से नादिर शाह कह देता है अच्छा दिल्ली में खजाना नहीं होगा बाबू, तो समझ जाना। अब वो दिल्ली पहुंचता है, खजाना तो मिलता ही मिलता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तख्ते ताउस और हीरा भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी एट द लास्ट ये क्या होगा, जितना सोच करके भेजा होता है उतना नहीं मिलता है, और लास्ट में भी यही सादत खा खा करके मर जाएगा। क्योंकि भाई या तो नादिर शाह मारेगा तो खुद मर जाओ, ठीक है। और ऊपर से बादशाह को भी पता चल गया कि किसने ये सारी चीजें कही थी, तो अगर इधर से इससे बचोगे तो बादशाह तुमको मार डालेगा, कौन, मोहम्मद शाह मार डालेगा, ठीक है। चलो अब यहां देखना, 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश करके नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों के मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों का कत्ल कर दिया गया। ये तो सारी कहानी है, ठीक है। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। इतने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन, ध्यान रखना, तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा जो निर्मित किया गया था, यह तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर को क्या किया, अपने साथ वापस ले गया। आपसे एक बार क्वेश्चन किया गया था कि बताओ शाहजहां के तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो कहना यही मोहम्मद शाह
था, ठीक ना। यही मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि इसी के काल में नादिर शाह आकर के उठा ले जाता है शाहजहां का तख्ते ताउस, और ये जो आपका महंगा हीरा होता है इसको, ठीक ना। ये आपको यहां से ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिएगा, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली 1748 में फिर क्या करेगा, भारत में आक्रमण करेगा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने, इन दोनों ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? तो आप कहिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, नादिर शाह 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली 1748 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आपसे यहाँ पे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहा जाता था, याद रखिएगा। यह बहुत विलासी था। ऐसा माना जाता है कि ये शराब, सुरा और ये जो नृत्य होता था इसमें बहुत रमा रहता था, हमेशा राजपाट को नहीं देखता था, हमेशा यह क्या होता था, सुरा पीते रहता था, शराब में एकदम नशे में रहता था, केवल नृत्य चाहिए, पूरा एक तरह से महफिल बनाने वाला था, इसीलिए इसको रंगीला नाम की उपाधि दी गई थी। ये ध्यान रखना, ठीक ना। चलो, तो ये इतनी सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ से जाननी थी। एक बार आपको थोड़ा सा उत्तर मुगल काल के यहाँ पे क्रोनोलॉजी जान लेनी है, ताकि आपसे पूछे सम्राटों का क्रम तो आप बता सको। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, इसका काल आएगा। फिर आएगा आपका कौन, ये देखो गलत है, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम के बाद से आपका देखने को मिलेगा कौन सा होगा। फिर यहाँ देखना, यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे वो जो चीजें हैं यहाँ पे आपका गलत है, जहांदार शाह आएगा। फिर उसके बाद आपने देखना फर्रुखसियर आएगा 1713 से 1719। 1712 से 13 कौन होगा, यहाँ जहांदार शाह होगा, ध्यान रखना क्या नाम होगा, जहांदार शाह, नोट कर लेना। फिर फर्रुखसियर 1713 से 19। रफी उतरजात देखो, सिर्फ और सिर्फ फरवरी में बैठा, 1719 में, जून में उतर गया। फिर वहीं पे रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से इसने अपने आप को गद्दी पे बैठाया। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है आरओ के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन बैठा, रफी उद्दौला बैठा, कब, जून 1719 से सितंबर 1719, मतलब 2-3 महीने के लिए बन रहे हैं, जिनको किंग मेकर। मोहम्मद शाह प्रथम, जिसको रंगीला बोला गया, 1719 से 48। और याद रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये जो सैयद बंधु थे, इन्होंने गद्दी पे बैठाया था इनको, ठीक है। फिर इसके बाद से अहमद शाह आएगा, याद रखिएगा। फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहां तृतीय, फिर शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से जाना जाता है, ये वही शाह आलम द्वितीय होगा जो बक्सर की लड़ाई में सहयोग किया था, याद रखिएगा। इसका बचपन का नाम अली गौहर था, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप अकबर द्वितीय आएगा। यह अकबर द्वितीय, ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा शराब पी करके एकदम नशे में रहता था। और फिर लास्ट में आपका बहादुर शाह द्वितीय, जिसको आप बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, ये इसका काल होगा। और यहीं के बाद से आपका क्या हो जाएगा, मुगल काल पूरा समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखो अहमद शाह के बारे में, अहमद शाह के बीच में कुछ है क्या, तो यहाँ देखना अहमद शाह के समय में, अब यहाँ पे देखना कि अभी आप अहमद शाह का काल कब आएगा। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अहमद शाह एक मुगल बादशाह है उत्तर मुगल काल का। अभी आपने देखा कि 1719 से 1749 तक काल किसका रहा, मोहम्मद शाह रंगीला का। उसी में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया, और उसी में 1748 में कौन, एक बार अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का जो उत्तराधिकार होता है, वो आक्रमण करेगा। और फिर जब अहमद शाह यहाँ पे नवाब बन के बैठेगा, मुगल बादशाह बन के बैठेगा, इसी 48 से 54 के बीच में लगभग 5 बार यह अहमद शाह जो अब्दाली होगा फारस का, नादिर शाह का उत्तराधिकार, यह 5 बार 1748 से 54 के बीच में आक्रमण करेगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल काल के, किस मुगल शासक के काल में लगातार 5 बार आक्रमण किया, तो आप यहाँ पे कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि अहमद शाह के काल में। मतलब अहमद शाह अब्दाली का ही नाम याद रखिएगा कि उसी नाम का बादशाह बैठा हुआ था, ठीक है ना। ये आपको यहाँ से सारी चीजों को आपको जानना था, ठीक है। अब देखो, जब अहमद शाह अब्दाली जब यहाँ पे लूटपाट कर दिया, तो ऐसा माना जाता है कि जो अहमद शाह मुगल बादशाह था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको अपने राजपाट के जो बर्तन थे उसको बेच करके अपने सेना को सैलरी देना पड़ा था। ये याद रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, आलमगीर द्वितीय को देख लीजिएगा, इसके बीच इसके लिए क्या कुछ है क्या? आलमगीर द्वितीय के समय में बस याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, क्योंकि कई बार क्या होता है पैरेलल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आलमगीर द्वितीय के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा ये आलमगीर द्वितीय के बाद ही अली गौहर, जिसका नाम शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, कौन? शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखिएगा। तो आलमगीर में बस एक ही चीज आपको याद रखना है, इसके समय में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अब शाह आलम द्वितीय जो जिसका नाम अली गौहर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका काल आप देखिए 1759 से 1806 तक ये बैठेगा। इसी के काल में 1764 में क्या होगा? बक्सर का युद्ध होगा। इसी के काल में इलाहाबाद की संधि होगी। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था, याद रखिएगा। इसके काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक ना? मतलब कि दो युद्ध हुआ था, प्रमुख युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1761 में, और जो आपका बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है किसके काल में? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के काल में, जिसका पहले का नाम अली गौहर था, ठीक ना? ये आपको यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है? देखना है। अब देखिएगा शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, किसको? मीर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में कासिम की ओर से अवध के नवाब सुजाउदौला ने भी क्या किया था? हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा, आप अभी आगे बक्सर के युद्ध पढ़ेंगे, यहां भी ध्यान रखिएगा। बक्सर में आपने देखा होगा कि एक तरफ तो शाह आलम द्वितीय नवाब की मुगल बादशाह की सेना होती है, एक तरफ जो मीर कासिम, याद रखिएगा, जो अपदस्थ होता है बंगाल में, आपने देखा होगा मीर जाफर, मीर कासिम, फिर सॉरी मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम फिर आता है। तो यही जो मीर कासिम अपदस्थ हो गया होता है, अच्छा शासक होता है, इसको मीर जाफर के द्वारा घात करके अंग्रेजों से मिल करके हटा दिया जाता है। तो यह मीर कासिम जो होता है, और इसका साथ कौन? अवध का नवाब सुजाउदौला देता है। यह तीनों की संयुक्त सेना, और इधर से कौन? हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा, लड़ाई करता है, और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि तीनों की तीनों सेना पराजित हो जाती है। मीर कासिम क्या हो जाता है? भाग जाता है। अवध का नवाब और जो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह होते हैं, इन दोनों से संधियां होती हैं, और ये संधि दो संधि होगी। एक 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होगी। और ये संधियों में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होंगी वो थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलेंगे, ठीक ना? अब देखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी, जिसके बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों को पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा था। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर के रहना पड़ा, किसको? इन्हीं शाह आलम द्वितीय को। अब यहां से पेंशन वाला क्रम स्टार्ट हो गया, मतलब कि अब यह पेंशन भोगी बन गए। तो सबसे पहला पेंशन भोगी कौन सा मुगल बादशाह बनता है? तो शाह आलम द्वितीय बनता है, ये ध्यान रखना। अब देखो, यह प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। अभी जो मैंने बात बताया वही बात है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। आपसे सारे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, जो पेंशन पे उनके जी रहा था, वह शाह आलम द्वितीय। क्यों? क्योंकि वह बक्सर की लड़ाई में हार गया था, और हार गया तो अंग्रेजों ने यहाँ पे संधि की और इसको पेंशन भोगी बना लिया, ठीक ना? अब यहाँ देखना, 1806 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में प्रचलन किया गया था। याद रखिएगा, क्या किया गया था? यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली और शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर से भारत की प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन शुरू किया गया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अब मुगल बादशाह हमारा पेंशन भोगी बन गया, अब हम जो चाहे वो करवाएंगे, वो सारी चीजों पे बस उसको सिग्नेचर करना है। बस ये नाम मात्र का अब मुगल बादशाह है, यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर याद रखना है, यही शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो 1803 में, क्योंकि यहीं से मुगल बादशाह क्या हुए? एकदम डाउन हो गए। आपने देखा बक्सर के युद्ध में हार गया। अब यहीं से 1803 में दिल्ली पे अंग्रेजों का भी अधिकार हो गया। अभी तक दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, अब देखो दिल्ली पे भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। जब यही 1857 की क्रांति होगी, तो उसमें क्या होगा? दिल्ली जाकर के जो मेरठ की सैन्य टुकड़ी होगी वो क्या करेगी? यही बहादुर शाह जफर जो पेंशन भोगी बन के बैठा होता है, जो अंतिम शासक अभी आएगा, उसको वो नेता घोषित कर देते हैं, मुगल बादशाह घोषित कर देते हैं। इसी के लिए फिर जब अंग्रेज युद्ध को शांत कर देते हैं, 1857 की क्रांति को शांत कर देते हैं, तो उसको रंगून निर्वासित कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना? तो ये इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे
जाननी थी। अकबर द्वितीय के बारे में हमें नहीं लगता है कि कुछ आपसे पूछा जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बहादुर शाह द्वितीय को आपको देख लेना है। इसी को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल 1837 से 1857 है। इसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी मेरे प्यारे साथियों इसको जाना जाता है। ठीक ना। जब यह मरता है, बहुत बड़ा शायर होता है, तो इसने एक शायरी लिखी थी, कितना बदनसीब है ए जफर कि तुझे 2 गज जमीन न मिली मीठे याद में। मतलब कि कहता है कि तू कितना बदनसीब है जफर, तू मुगल बादशाह था कि तू मरा तो तुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली तेरी याद में। मतलब कि रंगून में इसे मारा, इसे फेंक उक दिया गया होगा। भाई अंग्रेज इतना थोड़ी ना संस्कार है कि भाई आकर के वो उसकी समाधि करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, खत्म। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं, ये अंतिम है और यहीं से इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग कल ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करेंगे, यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत करेंगे और वहां से हम इंटर करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय क्या होता है, गद्दी पे बैठता है, अंतिम मुगल सम्राट। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे, इसीलिए बहादुर शाह जफर भी इनको बोला जाता है। फिर याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से क्या किया था, गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित, रंगून वर्तमान वर्मा, जिसको आप म्यांमार बोल देते हैं, इसी रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो बहादुर शाह जफर ने जब 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ दिया, तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने जब क्रांति को दबा दिया तो इनके दोनों बेटों का, छोटे छोटे बेटे थे, उनका सिर कटवा के थाली में इनको परोसा गया और उसके बाद इनको रंगून निर्वासित किया गया। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम थे इनके काल के, ये आपको यहाँ पे देखना था। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि औरंगजेब, पहला क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ये संभावना भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता कौन संभालेगा, तो यही बहादुर शाह प्रथम, जिसका आपका अभी आपने नाम देखा था कि इसका नाम गद्दी पे बैठने से पहले मुअज्जम होता था। अब मान लो यही आरओ में फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे, यही उठा के मुअज्जम दे दे, तो अब आप कहोगे अरे भैया हम तो पढ़े नहीं। नहीं कहना, नहीं भाई, हम आशुतोष सर से पढ़े हैं, विजुअल आईएएस के प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं। भाई मुअज्जम नाम दिया है ना, ये मुअज्जम होगा। ठीक है ना। जहांदार शाह याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद शाह, इसको रंगीला कहते थे। अकबर द्वितीय हमेशा सूर्य में ही बर्बाद हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए करिए, इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग नकल मत करिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैमरे के पीछे आप लोग बस जो चीजें पढ़े हैं, सुने हैं, उसी के आधार पे आप लोग आंसर दे रहे हैं। दूसरा देखिए, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। देखो आईएएस का प्रश्न है, ये आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। इसको ये ना समझना कि 2003 का है तो नहीं आएगा, भाई आ सकता है। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। देखो आईएएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि समय से पूर्व इस जहांदार शाह का अंत कैसे हुए, शासन का अंत। तो याद रखिएगा, पहला कह रहा है उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, नहीं। ठीक है, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हुई, नहीं। एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए थे, यही बात सही थी, इसी वजह से जहांदार शाह, अरे भतीजा फर्रुख सियर, याद रखना, वही फर्रुख सियर भतीजा, उसका दामाद भी होता है, वही तो हराता है और फिर गद्दी पे बैठता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताना आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों में को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क, निशुल्क आपको यहाँ पे व्यापार करने की शक्ति प्रदान की थी। इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे फर्रुख सियर होगा। यही जो फर्रुख सियर होता है, एक्चुअली में होता क्या है, इसको एक ला इलाज बीमारी हो जाती है, इसको हम लोग गांव में कहते हैं फोड़ा। ठीक ना,
वो ठीक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जो दो अंग्रेज, एक अंग्रेज होता है, वो जा करके अपने ब्रिटेन से दो डॉक्टरों को बुला के लाता है, और वो डॉक्टर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके फोड़े को सही कर देते हैं, और इसी में खुश होकर के क्या कर देता है कि बंगाल में इनको निशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे देता है। अब होता क्या है कि जब भाई इसने शुल्क मुक्त व्यापार करने की बंगाल में इनको अनुमति दे दी ब्रिटिशर्स को, अब ये ब्रिटिशर्स उसका क्या करने लगे, लाभ उठाने लगे। बाद में भी पता चलेगा आगे मोहम्मद शाह के समय में, तो वो रोकेगा भी। क्या होता है कि अब ये जैसे मान लो अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो इनको तो शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति फारूक सिंह दे दिया है, तो ये भारतीयों से अन्य लोगों से कहते थे अपना सामान भी लाओ मेरे पे रख दो, जो तुम वहां मुगल बादशाह को 40 दोगे, हमको 10 ही दे दो या 20 दे दो। अब देखो ये भ्रष्टाचार करने लगे। अब यह बात जो मोहम्मद शाह के समय में पता चलेगी, तो वह पटक पटक के इनको थोड़ा सा काटेगा भी, और फिर क्या करेगा, इसको बंद भी करवा देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। राजा बनाने वाले, देखो अभी देखो यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन राजा बनाने वाले माने जाते थे। तो आप कहोगे अरे भैया हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, यही जो दो सैयद बंधु थे, इन्हीं सैयद बंधु को हम लोग किंग मेकर की बात करते थे। देखो अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी के क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं बाहर का क्वेश्चन मिला नहीं मिला, देखो जबकि आरओ एआरओ 17 में पूछा जा चुका है, मेंस में वो भी पूछा जा चुका है। पांचवा देखो, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। इसका आंसर करना तो सभी लोग पांचवे का बताओ। तो अभी आपको मैंने बार बार बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। देखो मैंने जिस जिस एंगल से आपको पढ़ाया है, बताया है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो इसका जवाब दो। कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताओ नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, इसका आंसर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के काल में आपने देखा 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होगा, 1748 में जो 49 तक रहता है, 48 में एक वर्ष पहले अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा, जो कि नादिर शाह का उत्तराधिकार था। और फिर इसके बाद से जो अहमद शाह नामक मुगल बादशाह आएगा, उसके काल में 5 बार अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा। ये अभी आपने पढ़ा था, तो यहां से राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं, कह रहा है किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था। यूपी पीसीएस 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना। कह रहा है कि हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व किसके काल में दिया गया था। इसका आंसर करिएगा तो फ्रेंड्स, किसके काल में किया गया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के काल में किया गया था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते थे, रंगीला कहते थे, कि बड़ा रंगीला था। यह हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व दिया हुआ था। यह हमेशा सूर्य में हमेशा डांस उन्स देखता रहता था। नादिर शाह जब आक्रमण भी कर रहा था, तो भी ये कह रहा था कि अभी छोड़ो ना, हटाओ, आराम से इंजॉय करें तो हम जीत लेंगे। और इसी ओवर ईगो की बात थी कि ये हार गया। अगर अच्छे से इसने काम किया होता तो शायद नादिर शाह यहां से तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा है वो नहीं ले जा पाता। अब देखो कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था, रंगीला के नाम से, तो साफ सीधी बात है मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बोलते थे। ठीक ना, याद रखना मोहम्मद शाह, इसी को हम लोग क्या करते थे, रंगीला बादशाह बोलते थे। अब आ जाओ, देखो मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ लिया है, यहाँ पे कूट के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी पीसीएस 2018। अब देखो क्या कह सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, देखो आ गया क्रोनोलॉजिकल टर्म्स। यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट एरिया है क्रोनोलॉजिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन। ठीक ना, अब इस क्रोनोलॉजिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन को करो, आओ देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको देखो क्रोनोलॉजी में ही पढ़ाया था सारी चीजें, कहा था कि एक बार क्रम देख लो, तो क्रम यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखोगे तो जहांदार शाह आएगा, जहांदार शाह के बाद से सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कौन, यहाँ पे आपके मोहम्मद शाह, और फिर तीसरे नंबर पे अहमद शाह, और चौथे नंबर पे आलमगीर द्वितीय। यही आलमगीर द्वितीय याद रखिएगा, अली गौहर याद रखिएगा। ठीक ना, मतलब कि यहाँ पे देखिए दिया भी, तो इसने कौन कौन से बादशाहों को दिया जो बहुत फेमस नहीं थे, एक बस उसमें फेमस था मोहम्मद शाह, और यहीं पे आपको क्रोनोलॉजी लगाना था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको बस मैं ये दिखा रहा हूं कि देखो पीवाईक्यू के आधार पे ही आपके क्लास को, क्रैश कोर्स को कराया जा रहा है। आपको बस इस क्लास को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यार स्नेह देना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि किस बादशाह, किस मुगल बादशाह को वजीर
गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? इसका आंसर करना मेरे प्यारे साथियों। किसको? तो याद रखना शाह आलम द्वितीय को। क्यों? क्योंकि शाह आलम द्वितीय बक्सर का युद्ध में हार गया होता है और यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन करके बैठा होता है। इसी के लिए गाजी उद्दीन जो वजीर होता है यह दिल्ली में नहीं आने देता है, कहता है भाग, तुम भाग जाओ, तुम बहुत एक तरीके से अयोग्य शासक हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अब देखो वही देखो क्वेश्चन आपसे क्रोनोलॉजी ही पूछ रही है। मतलब आप देख रहे हो क्रोनोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन बन गए। मतलब कह रहा बहादुर शाह, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी बोलते थे, बहादुर शाह द्वितीय बोलते थे, उसके पिता का क्या नाम था? इसका आंसर करना है। इसका आंसर बताइएगा आप सभी लोग। तो अरे मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताना। तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ही था। इसके जस्ट पहले अकबर द्वितीय का ही तो काल होता है जो पी करके एकदम बर्बाद रहता है। तो उसी का पुत्र होगा कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस पैटर्न देखो कि हम लोग पैटर्न पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसे पढ़ लिए तो आरो आपका रुकने वाला नहीं है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ये तो सबको पता होगा, बहादुर शाह। यहीं पे नाम बदल कर बहादुर शाह द्वितीय दे देता तो द्वितीय कर देते। ठीक है, अगला चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आए तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि हम सही करके चले आते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सही नहीं है, इसका आंसर दीजिएगा। पहला कह रहा है किसके बारे में? बहादुर शाह जफर के बारे में। कह रहा है वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी आपने देखा शाह आलम द्वितीय पेंशन भोगी बन गया, उसके बाद से साम्राज्य था ही नहीं, लेकिन फिर भी नाम मात्र का सम्राट था। ठीक है, दूसरा, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, यह भी बात सही है। तीसरा कह रहा है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, यह भी बात सही है। और चौथा कह रहा है वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यही गलत है। अगर देखो इस क्वेश्चन में ऊपर के 3 अगर आपको टफ भी लग रहे थे, सॉल्व करने का तरीका यही था कि एक यहां पे जब शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव की, तो 56 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की बात किया। 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन में कैसे काम चल जाएगा? तो यही गलती होगा, इसीलिए 1 लाख वाले को हम लोग पकड़ के कर सकते थे, ऊपर वाला नहीं पता था तो हम लोग आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, और ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उसके साम्राज्य की सीमा थी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? उसके सम्राट की सीमा कहां थी बताइएगा। तो याद रखिएगा कोई उनके सम्राट की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे आपको यह ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? देखना यूपी पीसीएस 2000 यहाँ पे 8 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताइएगा। कि आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अरे मेरे भाई अभी आपने देखा कि मोहम्मद शाह के समय में ही क्या होगा कि यही सादत खां जो होगा, यही सादत खां क्या करेगा, यही सादत खां अवध की स्थापना करेगा। और यही सादत खां क्या करता है, वही नादिर शाह से जाकर के पैसे के लिए चिपक जाता है, और फिर आप देखते हैं कि विष खा करके मौत इसकी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न बताओ, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? चिनक्लिज खान, या इसी का नाम अगर यहां पे आपको निजाम उल मुल्क दे दे तो निजाम उल मुल्क था। ठीक ना, ये दो नाम आपको याद रखना है, जो कि क्या करेगा 1724 में मोहम्मद शाह के समय में ही क्या करेगा, ये क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करेगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। यूपी पीसीएस 2005 प्री में पूछा हुआ है, आपने देखा होगा हमेशा जंतर मंतर पे आंदोलन होते रहते हैं। यह खगोलीय वेधशाला किसने बनवाई थी, इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या होगा आंसर, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग समझ दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा
हमारे टॉपिक में नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कर लेंगे। याद रखिएगा, ये वही जय सिंह दूती होंगे। इन्हीं जय सिंह दूती के द्वारा क्या हुआ जाएगा, यह जो आपके दिल्ली के जंतर मंतर का स्थापना करवाया जाएगा, इन्हीं का निर्माण करवाया जाएगा। किसके द्वारा? जय सिंह दूती के द्वारा कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महाराजा जय सिंह दूती ने वेधशाला कहां कहां बनवाई थी, और ये 2007 मेंस में। देखो पीछे देखना, ध्यान रखना, 2005 में यूपीपीसीएस ने पूछा कि किसने जंतर मंतर या वेधशाला बनवाई, जय सिंह दूती ने। उसी क्वेश्चन को 2000 यहां पे क्या किया, 7 में 2 साल के बाद पूछ लिया कि इन्होंने कहां कहां वेधशाला बनवाई, जंतर मंतर। तो ये क्या रिपीटेड प्रश्न नहीं है? रिपीटेड प्रश्न है। चलो इसका आंसर बताना क्या होगा, इसका आंसर तो याद रखना, यह इन्होंने 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, इन चारों जगहों पे इन्होंने क्या की थी, जंतर मंतर बनवाई है, वेधशालाएं बनवाई है। कौन? महाराजा जय सिंह दूती ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 1773 में जिन मोहम्मद शाही, याद रखना 1773 में जिन मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, के लेखक कौन है? अब देखो 2007 में फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब आपने यहां वेधशाला पे क्वेश्चन देखा 5 में, तो वेधशाला को वहीं पे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। तो आप देख लेते कि जय सिंह दूती ने कहां कहां बनवाई। फिर याद रखिएगा, नक्षत्रों से रिलेटेड वहीं पे पुस्तक की बात की जाएगी, जिन मोहम्मद शाही की, तो वहीं पढ़े रहेंगे। 3 क्वेश्चन क्या था, रिपीटेड था, बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने ही क्या हुआ था, जिन मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित बात करती थी, उसकी स्थापना उसको लिखा था। 20वां क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। अब देखो वही क्वेश्चन अब फिर रिपीट हो गया 2014 यूपी पीसीएस मेंस में। अब इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे? नया क्वेश्चन बन रहा है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, 60% क्वेश्चन देखो एग्जामिनर किस तरीके से बना रहा है, वहीं से रिपीट कर रहा है। अभी पूछा 4 जगह कौन कौन सी बनाई गई, पढ़ाया है आपने। यहां पे देखा अभी आपने कौन कौन सी 4 जगह थी, तो आपने देखा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, ये 4 जगह पे बनवाया। फिर इनकी एक पुस्तक थी जयपुर के राजा सवाई सिंह की, जिन मोहम्मद शाही, ये भी रिपीटेड था। फिर आपने देखा कि कहां नहीं बनवाई, तो कहां नहीं बनवाई मेरे भाई, इसका आंसर कर दो सभी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। यहां पे वेधशाला नहीं है, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन ये सब जगह है, लेकिन कहां पे, इलाहाबाद में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये याद रखिएगा, यही यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपकी शानदार तरीके से बिल्कुल एनर्जी का लेवल जैसा मेरा शुरू में रहेगा, वैसा ही अंत में रहेगा। उसी एनर्जी के साथ आपको क्लास दूंगा। बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ फैलाइएगा। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा। आप सभी लोगों से बस एक विनम्र निवेदन है, एक बार बस मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी लोगों को एग्जाम में सफलता नहीं दिलाया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप लोग आग कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों को कैसी लगी क्लास, एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी हो सकता है मे भी आप लोग सब्सक्राइबर देख करके मे भी जज करें चीज़ों को, लेकिन उससे आपको जज नहीं करना है। आपको कंटेंट से मतलब रखना है कि जो आपके एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव हो कंटेंट, वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है आपको यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, उसमें आपको ये लगभग 1.5 महीनों में मैं पूरा आरओ एआरओ का पूरा खत्म करा दूंगा। इसको अगर जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए भी पढ़ना चाह रहे वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत हद तक काम आएगा, 99% ये कंटेंट काम आएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी लास्ट में हम लोग टॉपिक वाइज घटना चक्र के ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते चलेंगे, ताकि आप लोग भी तो देखो कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लायक है कि नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहीं पे आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी कल फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कल सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद। थैंक यू। शाम को वही 6 बजे के करीब में। थैंक यू। ठीक है, ओके।